हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपकी जो क्लास 8 की न्यू टेक्स्ट बुक है ना एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर 4 हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। ठीक है, इसका काफ़ी सारा पोर्शन हम कर चुके हैं। सो आज हम पेज नंबर 108 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाना है जिसमें डायगोनल आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, यानी स्केल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हमें पहले तो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का हमको एक डायगोनल लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें एक तो डायगोनल हमें 6 सेंटीमीटर का लेना है, तो ये हमने 6 सेंटीमीटर का ले लिया। अब इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसको राउंडर को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये ओपन कर लिया। एक आर्क यहाँ लगा दिया हमने और एक आर्क नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ ये यहाँ पे रख के राउंडर एक आर्क यहाँ। ठीक है, और फिर ये नीचे की तरफ। ठीक है, दोनों आर्क लगा दिया हमने। सो ये जो पॉइंट है ये और ये, इस दोनों को हम मेज़र इसको लाइन को मिला देंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे स्केल का यूज़ करके। सो देखो ये मिला दिया है मैंने दोनों पॉइंट को। ठीक है, अब क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, ये वाली लाइन 6 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, और इसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ये 3 और ये 3। तो ये वाला जो डायगोनल है ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसको 3 इधर से कट करेंगे और 3 इधर से कट करेंगे। ठीक है, तो मेज़र कैसे करेंगे? ये राउंडर को हम इतना ओपन कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर ओपन हो गया। अब इसको कट कर, यहाँ से कट लगा दो, ये ऐसे और ये नीचे ऐसे। ठीक है, सिमिलरली दूसरी तरफ से भी ये ऐसे एक आर्क लगा दिया, फिर नीचे की तरफ से ये। ठीक है, ये आर्क लग गई। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को ऐसे आप स्केल से प्रॉपर मिला देना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो साइड्स आ गई, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3, तो ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, केस इज अ स्क्वायर, यानी CASE हमें बताया हुआ है कि ये क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, द पॉइंट UVWX आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। UVWX ये क्या है? स्क्वायर के मिड पॉइंट है। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX? तो ये जो अंदर बना हुआ है ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है? फाइंड दिस बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग। ओके, रीजनिंग के थ्रू फाइंड करना है। ठीक है, एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट फाइंड द अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर सच दैट द वर्टेक्स ऑफ द इनर स्क्वायर लाई ऑन द साइड्स ऑफ द आउटर स्क्वायर। यानी अगर दूसरी तरह से हम स्क्वायर बनाए, जैसे ये स्क्वायर अंदर है इसी तरह से, तो फिर उसके भी आपको मतलब डिफाइन करना है कि वो ये जो अंदर बना है ये स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। हम पहले लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। द पॉइंट्स UVWX आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर। ये UVWX ये क्या है? मिड पॉइंट्स है। इट मीन्स ये सारी साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो ये अंदर वाला स्क्वायर है ये क्या है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके ये साइड्स फाइंड आउट करेंगे और ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हम पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, VCU, ट्रायंगल VCU एंड ट्रायंगल XAU, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, एंगल VC और XA इक्वल है। ठीक है, मिड पॉइंट्स है तो ये इक्वल है साइड्स। ओके, ये वाले मिड पॉइंट्स है ना, तो ये साइड्स इक्वल हो गए। देन VCU ये वाला, ये और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, हमें गिवन है कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, स्क्वायर है तो 90 डिग्री का है।
देन सी यू और ए यू, तो सी यू और ए यू ये इक्वल है, ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब क्योंकि ये एस ए एस के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। सो यू वी, ये यू वी और यू एक्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जुड़े हुए पार्ट्स हैं ये, ठीक है। अब देखो सिमिलरली एक्स डब्ल्यू और यू वी, इसी तरह एक्स डब्ल्यू और यू बी ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देखो वी सी यू ट्राइंगल, वी सी यू में ये जो ट्राइंगल है इसमें वी सी और सी यू ये दोनों लाइन इक्वल है, ये देखो ये दोनों लाइन इक्वल है, तो जो अपोजिट एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2। ये लाइन सी यू और सी वी इक्वल है, ठीक है, हमें ये तो पता है क्योंकि स्क्वायर के ये मिड पॉइंट्स है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 अपोजिट एंगल, यानी इस लाइन के अपोजिट ये और इस लाइन के अपोजिट एंगल ये इक्वल होंगे, ठीक है। सो अब हमें पता चल गया कि 1 और 2 इक्वल है। तो अब देखो हमें ये एक एंगल पता है 90 डिग्री, और इसी से हम ये वाला एंगल निकालेंगे जो अंदर वाला स्क्वायर है ना, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। देखो अब हमें पता है ये दोनों एंगल इक्वल है और ये 90 डिग्री का है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब प्लस करते हैं तो 180 आता है। तो 180 में से 180 में से अगर ये 90 डिग्री माइनस कर दे, ये तो 90 डिग्री है, स्क्वायर का जो एंगल ये है ये 90 डिग्री है, तो 180 में से अगर ये वाला 90 डिग्री माइनस कर दे तो ये दोनों आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे कर दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ये एंगल सी है ना। सो एंगल सी निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमें एंगल सी तो दिया हुआ है 90 डिग्री, हमें एंगल 1 और एंगल 2 निकालना है, ठीक है। सो एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो 2 की जगह हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इसलिए 1 और 1 लिख दिया। देखो x प्लस एक्स करते हो तो 2x हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 एंगल 1 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में ईजी होगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। सो 2 1, ये एंगल 1 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। सो अब जब इसको सॉल्व किया इक्वेशन, तो ये इधर आ गया, माइनस में हो गया 90 बचा, और फिर 90 को 2 से डिवाइड किया 45, यानी एंगल 1 और एंगल 2 हमने निकाल लिया। ये एंगल 1 और एंगल 2 कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। सो जब इसमें 45 डिग्री आ गया, तो जो इधर वाला ट्रायंगल है इसमें एंगल 3 और एंगल 4, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये भी आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ए तो हमें 90 डिग्री गिवन है ना, स्क्वायर है तो 90 डिग्री है, ठीक है। इट मीन्स ये भी 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, तो ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 5, ठीक है। ये देखो एंगल 3 और 4 ये 45 डिग्री हो गया, पहले तो ये देख लो एंगल 3 और 4 ये 45 हो गया, जैसे हमने ये निकाला था वैसे ही ये भी 3 और 4 45 हो गया, तो 2 प्लस 3 प्लस 5, अब हम ये निकालेंगे 2 प्लस 5 प्लस 3, है ना। तो ये दोनों 45 है, 5 चाहिए हमें, एंगल 5 ये वाला चाहिए, अंदर वाला जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसका ये वाला एंगल चाहिए, एंगल 5, तो हमने एंगल 5 निकाल लेंगे यहाँ से, 45 90 हो जाएगा, एंगल 5 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 90, ये 90 इधर आगे माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 90 हो जाएगा, ठीक है। सो बस अब क्या करना है, एक हमें ये 90 पता चल गया, तो इसी तरह ये जो अपोजिट एंगल है ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाले एंगल है ये भी 90 हो जाएंगे। सो बस आपको लिखना है यहाँ पे सिमिलरली एट यू एक्स डब्ल्यू, यानी सारे जो ये एंगल हैं यू एक्स डब्ल्यू वी, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसी तरह ये भी 90 निकल जाएंगे अगर इनको हम प्रूफ करेंगे तो, है ना। सो ये सारे एंगल क्या हो गए 90 डिग्री, है ना। और ये साइड्स जो थी हमने पहले ही प्रूफ कर दी कि ये इक्वल है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, चारों साइड इक्वल होते हैं और एंगल 90 डिग्री के होते हैं, है ना। सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज यू वी डब्ल्यू एक्स, आप लिख लेना यू वी डब्ल्यू एक्स क्वाड्रिलेटरल इज क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे इज नहीं आएगा, ओके। इस क्वेश्चन में जो दूसरी फिगर दी हुई है उसमें भी हमें बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है,
है ना। तो जैसे हमने अभी किया वैसे ही हम इसको भी करेंगे। देखो इसमें ए डी में से अगर ए एस ये वाला पोर्शन हटा दें, ये देखो ए डी में से ए एस अगर घटा दे तो क्या बचेगा एस टी। इसी तरह ए बी में से ये पी बी घटा दे तो क्या बचेगा ए पी, यानी ए पी इक्वल हो जाएगा एस टी के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी एस इक्वल ए पी, और इसी तरह ये बी क्यू इक्वल हो जाएगा सी आर के। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे, ये और ये, इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे, क्योंकि तभी तो हमें ये एंगल मिलेगा और फिर हमें ये वाला एंगल मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने अभी किया। तो अब इसमें क्योंकि हमें पता है ए पी और ये एस डी ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, सो पी ए और एस डी इक्वल है, और एंगल ए और एंगल डी स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल ए एस और डी आर, ए एस और डी आर ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना ये इक्वल है। तो अब ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया एस ए एस के थ्रू, दो साइड और एक एंगल प्रूफ हो गया ना, दोनों में सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल पी एस और एस आर, यानी कि पी एस और एस आर ये वाली साइड ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इससे जुड़े ये पार्ट ये भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, सो अब ये दोनों इक्वल साइड है, तो अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा। ये देखो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा। ये आप सीपीसीटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, ये दो तो इनके जुड़े हुए पार्ट यानी ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब देखो पी एस और आर क्यू इक्वल है, पी एस और आर क्यू इक्वल है, यानी कि चारों साइड इक्वल हो गई। ठीक है, जब हमने इस दोनों को कर लिया तो ये दोनों भी हो जाएगी इसी तरह। ठीक है, सो अब देखो हमें एंगल 1 यानी कि एंगल 1 एंगल 2 और ये 90 ये तीनों को प्लस करेंगे 180 आ जाएगा। ये 90 है ही, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये दोनों 90, यानी ये एंगल 1 एंगल 2 45 डिग्री। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमने वही निकाल लिया है। एंगल 3 ये देखो एंगल 3 एंगल 2 यानी 90, यानी एक एक एंगल हो जाएगा कितना 45 का हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 3 180, ये एंगल 2 प्लस 3 एंगल 4 ये कितना हो जाएगा 180, स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, सो एंगल 2 और 3 कितना है 90, तो 2 और 3 हमने एक साथ लिख के यहाँ पे 90 कर दिया, और एंगल 4 हमें फाइंड आउट करना है, तो ये 90 इधर आ जाएगा, एंगल 4 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यानी कि हमारा ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री। ओके, सो अब एंगल एक हमने ये 90 डिग्री निकाल लिया। इसी तरह ये अपोजिट एंगल, ये अगर इसके थ्रू करे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, ये सारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, सो द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स एंड वन एंगल 90 डिग्री। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स क्या है, जस्ट अ मिनट, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स क्या है इक्वल है। ठीक है, 4 इक्वल साइड्स, ओके, एंड वन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, सो मान लो ए बी सी डी ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर चारों साइड इक्वल है तो क्या है रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की जो होती है वो सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, और रोम्बस की ये भी प्रॉपर्टी है कि जो एडिसेंट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए हमें गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस करोगे तो ये बी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल बी 90 हो गया तो इसके अपोजिट में है एंगल डी, तो ये भी 90 हो जाएगा, और एंगल ए 90 है तो एंगल सी ये भी 90 हो जाएगा। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ आर इक्वल ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इस तरह से चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री का आ गए। तो ये क्या बन गया,
ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की यही प्रॉपर्टी होती है ना, चारों साइड्स इक्वल होते हैं और जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये यस अब पॉसिबल है, आप इसको लिख भी सकते हो इस तरह से, इन एनी रोम्बस एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। ठीक है, पहले तो लिखोगे क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 साइड्स है इक्वल है, तो वो क्या है, रोम्बस है। और फिर रोम्बस में क्या है, एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के होते हैं। तो अगर एक एंगल 90 का है तो जो इसके साथ एडजेसेंट एंगल है दूसरा वो कितना हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, देन ऑल 4 एंगल्स आर 90 एंड अ रोम्बस विद ऑल राइट एंगल्स इज अ स्क्वायर, जिसमें सारे राइट एंगल होते हैं, एक रोम्बस जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। और अगर उसमें सारे एंगल्स भी इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। What type of quadrilateral is one in which the opposite sides are equal? यानी वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। हमें एंगल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, सो अब इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो ये ए बी डी सी के इक्वल है और बी सी ये ए डी के इक्वल है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको ये डायगोनल दे दें, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सॉरी ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, दूसरा कलर यूज करती हूँ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसको अगर हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहें तो हो सकता है ना, क्योंकि ए डी और सी बी इक्वल है और डी सी और ये ए बी इक्वल है और ये एक लाइन तो कॉमन ही है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल ये और ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनसे जुड़े हुए पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, तो क्या हो जाएंगे, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बस इसी को आपको लिख देना है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन में आप लिख दोगे ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल विद ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी ए डी इक्वल है। ठीक है, ए बी सी डी में जो ये चारों साइड्स है ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, सो अगर हम ए सी एक डायगोनल बनाते हैं तो ए बी सी और सी डी ए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, उसमें अगर कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, ये देखो। ठीक है, आपको फिर यहाँ पे बता देती हूँ मैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी डी सी के इक्वल हो जाएगा और बी सी डी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे डायगोनल बना दिया तो ए सी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ये एस 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 के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर एंगल ए बी सी और सी डी ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय लाइन ए बी और सी डी विद ट्रांसवर्सल बी सी। ठीक है, तो बी सी के थ्रू जो ट्रांसवर्सल एंगल बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू अल्टरनेट एंगल्स ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए एंगल ए बी पैरेलल होगा एंगल सी डी। ठीक है, और एंगल लाइन ए बी और सी डी, और इसी तरह बी सी और ए डी ये पैरेलल हो जाएंगे। अब क्योंकि जो दोनों अपोजिट पैर है वो पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10, will the sum of angles in a quadrilateral such as following one also be 360? यानी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं उनका सम 360 होता है। यस, फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस फिगर एंड मेजर। ओके, तो देखो कैसे 360 होगा। मान लो हम यहाँ पे ये एक लाइन लगा दो। ठीक है, अब देखो एंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल ए बी डी, इसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल डी, ये कितना हो जाएगा, तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल डी। ठीक है,
अब इसी तरह दूसरी तरफ जो एंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी डी सी, इसमें भी तीनों एंगल बी डी सी, इन तीनों को प्लस करेंगे बी डी सी, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो अब हम जब दोनों ट्राइंगल इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल बी, एंगल ए और एंगल डी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ का पार्ट हमने ले लिया है, ठीक है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, ठीक है, तो ये एंगल जो डी है ये टोटल आ जाएगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला। जब हम दोनों ट्राइंगल को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 ही होगा, ठीक है, तो बस ऐसे ही रेजर लिख दो आप। सो आप लिखोगे पहले यस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी सिंपल क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। रीजन, ड्रॉ अ डायगोनल डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्राइंगल, ठीक है, आपको ये अपने नोटबुक में ये फिगर बनाना भी है जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, ईच डायगोनल बना के दिखाना है उसमें, ठीक है। ईच ट्राइंगल्स इंटीरियर एंगल सम टू 180 डिग्री, ठीक है। सो द क्वाड्रिलेटरल 4 इंटीरियर एंगल सम ऑफ 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल whose डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर, यानी जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को इक्वली डिवाइड भी करते हैं तो वो मस्ट बी स्क्वायर ही हो सकता है। तो ये क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो आपके ही बुक में यहाँ पे देखो रेक्टेंगल की क्या है प्रॉपर्टी कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। डायगोनल की लेंथ इक्वल है और वो बाइसेक्ट भी करते हैं, तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही हो। तो आप यही रीज़न आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल मस्ट बी रेक्टेंगल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 3 राइट एंगल हैं वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो देखो सो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड वन ना, जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसमें 3 है, 3 राइट एंगल है, तो यानी 93 जा कितना हो जाएगा 270, लेकिन हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर 390 डिग्री का है तो एक और 90 डिग्री का डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे, ये लिखोगे इफ 3 एंगल्स आर 90 द फोर्थ मस्ट बी 360 माइनस 360 इंटू 90, यानी क्या करेंगे 270 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 90, है ना। तो फोर्थ कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सो ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, अ क्वाड्रिलेटरल whose डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, यानी एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो मस्ट बी पैरेललोग्राम ही हो सकता है। देखो वो यस पैरेललोग्राम ही होगा क्योंकि वो राम्बस में भी होता है, रेक्टेंगल में भी यही होता है और स्क्वायर में भी यही होता है, वो सभी क्या है पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे रीजन में आप लिख देना इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम ये जानते हैं। दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, क्वाड्रिलेटरल whose डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी रोम्बस। देखो अब इसमें बोला है कि जो डायगोनल्स हैं अगर वो एक दूसरे पर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो वो रोम्बस ही होगा, मस्ट बी रोम्बस। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइट और स्क्वायर उसके भी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ स्क्वायर की प्रॉपर्टी में क्या है, ये देखो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, यानी वो क्या है परपेंडिकुलर है तभी तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसमें ये लिख भी सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फिफ्थ देख लेते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल आर मस्ट
बी अ पैरेललोग्राम। यानी एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल इक्वल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यस, जो पैरेललोग्राम में क्या क्या आता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इन सभी के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो ये ट्रू हो जाएगा और इसमें रीजन आप लिख देना। सो इसमें आप ये रीजन दे सकते हो, इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं यानी 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, द साइड्स कंटेनिंग देम आर पैरेलल। तो जो से साइड्स जुड़ी है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सिंस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये रीजन आप इसमें दे दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। यस, ये देखो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी भी दी हुई है। रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ऑल एंगल इक्वल है ना, ऑल एंगल 90 डिग्री यानी वो इक्वल है, तो वो रेक्टेंगल है। यस, वो रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे आप यस यानी ट्रू लिख सकते हो और इसमें रीजन आप क्या दोगे। सो इसमें आप रीजन दे देंगे ना, इफ ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल दे मस्ट एच बी 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अगर सारे इक्वल होंगे 90 डिग्री के तो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 40 यानी 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे यानी वो इक्वल होंगे। ऑल क्वाड्रिलेटरल विद 4 राइट एंगल इज अ रेक्टेंगल। हमने अभी प्रॉपर्टी देखी है ना कि जो सारे एंगल राइट एंगल है तो वो क्या हो जाएंगे, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप रीजन उसमें दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोसेल्स ट्रैपिज्म्स आर पैरेललोग्राम। सो ये तो क्या है, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, देखो आइसोसेल्स जो ट्रैपिज्म होता है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। आइसोसेल्स ट्रैपिज्म की इमेज कैसी होती है, ये इस तरह से कुछ होती है, इस तरह से। तो ये और ये तो पैरेलल है, बट ये और ये आगे जाके कहीं ना कहीं तो कट हो जाएंगी ये दोनों लाइनें, है ना। तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप देखो इसमें रीजन क्या लिख सकते हो, एन आइसोसेल्स ट्रैपिज्म, आइसोसेल्स ट्रेपेजॉइड हैज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, है ना, एक ही पेयर पैरेलल होता है, while the other pair are not parallel and a parallelogram requires both pair parallel। दोनों जो पैर होते हैं वो पैरेलल होने चाहिए पैरेललोग्राम के। so the isosceles trapezium is not generally a parallelogram। तो वो जनरली एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये लास्ट वन क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया और लास्ट में समरी दी हुई है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने इस चैप्टर में रेक्टेंगल, स्क्वायर और ये सब चीज़ें पढ़ा है ना, तो इन सब की प्रॉपर्टी दी हुई है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएंगे ना तो सारे फिगर इट आउट के जो क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो प्रॉपर्टी है, काइट, ट्रेपेजम, रोम्बस, स्क्वायर, ये सब आपको याद होना चाहिए। देखो इनका वेन डायग्राम भी बताया हुआ है ना। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या आता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ये क्या आ गया, रोम्बस, है ना। और ये क्या है, काइट, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको अगर अच्छे से याद हो गई ना तो जो सारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, है ना। तो अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, ठीक है, क्योंकि इसी चैनल पे आपको इंग्लिश और साइंस की भी वीडियोस मिलती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।